Hello, my dear students. Welcome you all at Nimbus Learning powered by Engineers Academy. बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूं गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर जो जूनियर इंजीनियर यानी कि विद्युत सहायक की जो वैकेंसी आई है उसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन का मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं। यानी कि यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न हो गया, वैकेंसीज हो गई, उसके बाद CBT 1 और CBT 2 जो है वो कब होंगे, किस तरीके से उनका सिलेबस रहने वाला है, इन चीज़ों को लेकर के मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बच्चों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण कंपनियों के अंदर, यानी कि जैसे कि दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड हो गया, मध्य गुजरात हो गया, उत्तर गुजरात हो गया, पश्चिम गुजरात हो गया, ये सारी जो कंपनियां हैं DGVCL, MGVCL, UGVCL और PGVCL, ये आपकी डिस्कॉम्स है। यानी गुजरात के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपकी एक ट्रांसमिशन जो है कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कॉरपोरेशन लिमिटेड है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ट्रांसमिशन यानी वितरण से संबंधित, ट्रांसमिशन मतलब संचरण से संबंधित है, तो ये वितरण है और ये आपका संचरण है। ठीक है, तो इनके अंदर जो है DGVCL ने एप्लीकेशन इनवाइट की है, किसके लिए बच्चों? फॉर द विद्युत सहायक यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल डिस्कॉम्स एंड GETCO, यानी कि ट्रांसमिशन कंपनी के अंदर भी। ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और देखो कितनी बढ़िया बात है कि पिछले 10-12 दिनों से क्या हो रहा है, पंजाब का भी नोटिफिकेशन आ गया, आपका जो है गुजरात का नोटिफिकेशन भी आ गया, आपका जो है अभी बिहार के अंदर भी जो वैकेंसी आई उसका भी नोटिफिकेशन आ गया। अब जो 2-3 नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनका इंतजार है बच्चों को। UPPCL हो गया यार, RSCB का हो गया है ना, तो वो भी बहुत जल्दी आपको खुशखबरियां मिलने वाली है। UPSSC सिविल के अंदर वो वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वालिफिकेशन की, है ना, काफी बच्चों को क्वेरी रहती है कि सर डिप्लोमा एलिजिबल है या नहीं है, तो आप सीधा सीधा पढ़ो कि फुल टाइम बी यहाँ पर मांगा गया, या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हो इन रेगुलर मोड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ड्यूली अप्रूव्ड बाय UGC और AICT विद मिनिमम 55% इन 7th and 8th सेमेस्टर या फाइनल ईयर विदाउट AT-KT। अब बच्चों ध्यान से समझना, 7th and 8th सेमेस्टर के अंदर 55% आपका मांगा है ना, और फाइनल ईयर है ना विदाउट AT-KT का मतलब हो गया विदाउट एनी बैकलॉग, है ना, विदाउट एनी बैक आपका यहाँ पर 7th और 8th सेमेस्टर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका सैलरी आ गया कि यहाँ पर जैसे राजस्थान में प्रोबेशन होता है उसी तरीके से यहाँ पर फर्स्ट ईयर आपको 48,100 रुपए मिलेंगे फिक्स है, और सेकंड ईयर में आपको 50,700 मिलेंगे। उसके बाद आगे की कहानी जो है नियमों के अकॉर्डिंग आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद कैरियर वाली बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड स्किल जो है बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड गुजराती लैंग्वेज, है ना, गुजराती आनी चाहिए क्योंकि लोकल लैंग्वेज बहुत जरूरी है। जैसे पंजाब में पंजाबी, ऐसे गुजरात में गुजराती। एज आपको जो दिया है अनरिजर्व के लिए 35 ईयर्स है, और रिजर्व कैटेगरीज जो होती है जैसे कि EWS हो गया, इंक्लूसिव EWS है ना, उसको नहीं अकाउंट कर रहा, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड कर रखा है EWS को 40 साल ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो जनरल वालों के लिए 35 है, बाकी के लिए 40 साल यहाँ पर इन्होंने एज का क्राइटेरिया दिया। ठीक है, उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी है, फीमेल के लिए 5 साल है ना, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट है उनके लिए 10 साल है। मतलब ये सारी एक नॉर्मल चीजें हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद में आता हूँ बच्चों वैकेंसीज के अंदर। ठीक है, तो वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो विद्युत सहायक जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है वो ट्रांसमिशन के अंदर 207 है, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है बच्चों। बाकी तो डिस्कॉम कंपनीज है 78, 28, 28 और 53 है ना। अगर आप कहें कि सर कौन सी अच्छी नौकरी होती है तो मैं आपको बता दूं ट्रांसमिशन की ठीक होती है, मतलब बढ़िया नौकरी जिसमें मतलब देखो सबके लिए सब चीजें अच्छी होती है ना। कुछ बच्चों को अगर मैं कहूँ तो जिसको पब्लिक को हैंडल करना अच्छे से आता है ना, पब्लिक के साथ वो अच्छे से रह सकता है, तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कंपनियों में जा सकता है, डिस्कॉम में जा सकता है ना। जिनको लगे कि यार मेरे को तो हेडेक नहीं लेनी है, लोगों से मुझे बहस नहीं करनी है, मैं तो मस्त अपनी नौकरी करना चाहता हूँ, तो वो ट्रांसमिशन के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो आपका वितरण होता है इसमें क्या लोगों से मिल मिलाप आपका होता रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर अपन बात करें, है ना, ये एक नॉर्मल चीजें हैं, इनसे अपन को कोई मतलब नहीं। फीस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन रिफंडेबल फीस है बच्चों, है ना, और ऑनलाइन आपका पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा। फीस जो होगी वो आपकी, है ना, 500 रुपये फीस है ना अनरिजर्व के लिए। बाकी जो है SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो है आपको 250 रुपये ना, यानी अनरिजर्व हो गया, SE BC हो गया, है ना,
और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो गए, सबके लिए है ना 500 रुपये की फीस है। बाकी SC ST कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए आपकी कौन सी है, 250 रुपये फीस है ना। उसके बाद आपको दिया है क्रेडिट कार्ड, वो डेबिट कार्ड से आप लोग जो है पे कर सकते हैं। हाँ, PWD जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए भी है वो 250 रुपये की फीस रखी गई, ठीक है। उसके बाद हाँ, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल होंगे वो वेबसाइट आपको दे रखा है www.dgpcl.com पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और डेट जो स्टार्ट होगी 12 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। चलने वाली है रजिस्ट्रेशन की विंडो कहाँ तक बच्चों, 1 अप्रैल 2024 तक 11:55 PM तक, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फॉर्म भर दें अगर आप जो है एलिजिबल हैं तो, है ना। एप्लीकेशंस आप जानते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। नॉर्मल जो रूल्स होते हैं उन्हीं को फॉलो करके आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करना है कि एप्लीकेशन अप्लाई फॉर्म फिल करोगे, है ना। उसमें अपनी प्रेफरेंसेस डालोगे, देखो लिखा है द कैंडिडेट शेल टू हैव जनरेट एप्लीकेशन नंबर बाय रजिस्टरिंग ऑनलाइन बाय फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉलो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन द कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस, है ना। देखो ये कह रहा है इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंसेस, आपको फॉर्म भरते टाइम ही इन 5 कंपनियां जो है इनकी प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी, है ना। प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी जो कि गुजरात ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड के अंतर्गत आती है। इन सबके अंदर प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी। जैसे कि आपने ट्रांसमिशन पहले डाल दिया तो अच्छे नंबर होंगे तो आपको आपकी चॉइस वाले मिल जाएंगे, आपके नंबर कम रहेंगे तो आपको सेकंड प्रेफरेंस ले लेना। फिर आपके क्षेत्र वाली, अब मान लो कोई बच्चा जो है पश्चिम वाले क्षेत्र में आता है तो मैं कहूंगा भाई वो ट्रांसमिशन डाल दे फिर पश्चिम डाल दे, क्योंकि ट्रांसमिशन तो पूरे गुजरात का एक ही रहेगा, लेकिन पश्चिम वाला में उसके वो क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में ऐसा है कि इंटर डिस्कॉम जो है वो ट्रांसफर नहीं होते हैं अभी करंटली, तो वो बड़ी दिक्कत आती है। कोई अगर मान लो कोटा का है वो जा करके जोधपुर चला गया तो फिर वो इधर आने में उसको बड़ी दिक्कतें आती है, आ ही नहीं पाएगा अभी तो, है ना। अभी इंटर डिस्कॉम जो है वो होता है, तो अभी इसको प्रेफरेंस को आप बड़ा देख के भरें, है ना। आपका लोकल एरिया कौन सा है, कौन सा वहां पर बिल में आप देख लेना कौन सी कंपनी का नाम लिखा होता है, वही आपका वितरण कंपनी, ठीक है। उसके बाद फॉर्म भर दोगे, प्रोसेस पूरी वो की वही है, वही फोटो वगैरह लगाना है, सारी चीजें। हाँ, डिटेल्स सही भरना अपनी, है ना, गलती मत करना, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना, गलती मत करना, है ना। 1 बार 2 बार 3 बार चेक करके आराम से फॉर्म को आप फिल करना, ठीक है। उसके बाद ये सारी प्रोसेसेस हो गई, है ना। अब एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बच्चों 2 यहाँ पर टायर में एग्जाम होगा, CBT 1 और CBT 2 के अंदर ये एग्जाम आपके होने वाले हैं ना। तो इसके बाद कह रहा है कि जैसे एग्जाम होगा तब आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे और डेट उसमें आ ही जाएगी आपकी, है ना। CBT टेस्ट होंगे आपके, शुड बी कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स का होगा, है ना। एंड वी स्कोर 50 और मोर मार्क्स इन केस ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी एंड 45 एंड above marks in reserved category candidate EWS PWD candidate will be called for the second tier exam in the proportion of 1:5। 1:5 का मतलब है बच्चों कि जैसे मान लो 350 वैकेंसी है तो 350 के 5 गुना कैंडिडेट को वो CBT 2 के लिए बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन GSO 3 dated, है ना, दे रखा है 5 times of the total number of vacancies so advertised the candidate who score marks above in the first shall be only eligible for the admission to the second tier of examination. After completion of the exam, the candidate can view provisional question and answer key and in case of objection वो वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। If any objection are received, same will be put before subject expert by review for review, है ना। रिव्यू करेंगे तो उसके बाद वो उसको सही कर देंगे, बढ़िया बात है। तो उसका राजस्थान में ऐसा नहीं होता है ना। सेकंड टायर एग्जाम की अगर अपन बात करें तो कैंडिडेट स्कोरिंग 50 एंड अबव मार्क्स इन द केस ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट्स एंड 45 ये दे ही रखा है ना। इन फर्स्ट टायर एग्जाम विल बी कंसिडर टू सेकंड के लिए वो कंसिडर किए जाएंगे, है ना। वो बता ही दिया गया है, इतना कुछ है। अब उसके बाद आपके रिजल्ट वगैरह इस वेबसाइट पर ही आपको मिलेंगे, यानी आपको DGPCL को ही प्रीफर करना है। आप वहीं पर जा करके सारी चीजें देखोगे अपने रिजल्ट वगैरह को, है ना। ये सारा एग्जाम का प्रोसेस है, इससे कोई मतलब वो सिलेक्शन का प्रोसेस है उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, ठीक है। अभी हाल फिलहाल तो अभी तो फॉर्म भरने से मतलब है। उसके बाद आता है सिलेबस एंड मार्क्स। बच्चों जो टायर 1 एग्जाम है उसका सिलेबस जो है वो ध्यान रखना आप लोग कि रीजनिंग आपके 25 मार्क्स का आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आपका 25 मार्क्स का आएगा और इंग्लिश जो है वोकेब वगैरह, है ना, ये जो है आपका 15 नंबर का आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप करके जाए और बहुत ही बढ़िया करें, है ना। उसके बाद गुजराती लैंग्वेज का भी यहाँ पर 15 नंबर का जो है 15 नंबर का आपका आएगा और कंप्यूटर भी है बच्चों इसके अंदर 20 मार्क्स का। तो टोटल आपके जो है 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है CBT 1 जो आपका होगा वो, ठीक है बच्चों।
CBT 2 के लिए उसने सिलेबस दे रखा है बच्चों, काफी सिलेबस जो मैंने देखा है ये काफी मतलब वाइड सिलेबस दे रखा है थोड़ा सा, है ना। डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है, डिग्री एलिजिबल है, तो डिग्री के हिसाब से यहाँ पर सिलेबस मिला है। देखो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक आएगा, 100 मार्क्स का है ये। पावर सिस्टम प्लानिंग डिजाइन और इंजीनियरिंग, बच्चों ये पावर सिस्टम से अलग है। अब इसको पावर सिस्टम मतलब जनरेशन ट्रांसमिशन मत मानना, ये प्लानिंग से रिलेटेड है, डिजाइन से रिलेटेड है और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन्स एंड सब स्टेशन आपके आगे, यानी एक तरीके से ट्रांसमिशन पावर सिस्टम प्रोटेक्शन आ गया, है ना। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, डीसी बैटरी सिस्टम, बच्चों बैटरी सिस्टम्स भी, क्योंकि आजकल क्या है सोलर पर ज्यादा फोकस हो रहा है ना, स्काडा वगैरह आ चुका है, तो आजकल की जो चीजें पावर सिस्टम के अंदर चल रही है उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो डीसी बैटरी सिस्टम को भी आप पढ़ के जाएं। अर्थिंग सिस्टम पढ़े, एसी एंड डीसी एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस एंड नेटवर्क्स आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल पढ़ना है, स्काडा एंड स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी जो कि आजकल बहुत डिमांड में है, ठीक है। कैपेसिटर एंड रिएक्टर, स्टेटकॉम, एसवीसी, है ना। रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट, यानी ये आपका एक तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। रोल ऑफ आईटी एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, ठीक है बच्चों। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, और 100 क्वेश्चन है तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन काफी हो जाते हैं बच्चों, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे देखने को। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कंट्रोल सिस्टम है बच्चों, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट ऑफ वेरियस पावर प्लांट्स, VFD variable frequency drives and its application in motor control, load flow analysis, EHV, HV and LV circuit breaker, AC, DC motors and its application, synchronous generator, switch gear and protection of EHV, HV, LV network, GIS और hybrid, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, HT, LT लाइन पैरामीटर्स, वितरण आ गया आपका। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस लाइक विंड, सोलर एंड बायोमास एनर्जी। देखो भाई साहब, एनर्जी स्टोरेज टेक्निक्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, बहुत वाइड सिलेबस है और डिग्री लेवल का आएगा, तो बच्चों तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया, फॉल्ट एनालिसिस, प्रोटेक्शन स्कीम्स एंड कोऑर्डिनेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, प्रेजेंट सिनेरियो इन द पावर सेक्टर इन इंडिया, वर्तमान में क्या चल रहा है, समझ गए मेरी बात को। ऑप्टिकल फाइबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, और आपका आजकल तो चीजें जो है सारी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई है पावर सिस्टम के अंदर भी। PLC आ गया, ठीक है, PLC भी पढ़ के जाना। लोड और ग्रिड मैनेजमेंट भी पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है आप जब नौकरी लगेंगे तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, इनके एप्लीकेशंस आपके पास देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो द क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जाम शेल बी कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चन एंड द पेपर शेल बी ऑफ 100 मार्क्स। देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम एंड 1/4 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग आंसर शेल बी डिडक्टेड टू अराइव एट टोटल मार्क्स स्कोर्ड फॉर बोथ द टायर्स ऑफ एग्जामिनेशन। दोनों के केस में नेगेटिव मार्क, ठीक है। इफ द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड इन लार्ज नंबर, के बाद कुछ नहीं होगा, ये तो सारी चीजें मल्टीपल बैचेज एंड कैंडिडेट मार्क्स, मतलब वो शिफ्ट्स में आपका एग्जाम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अनफेयर मींस कोई दिक्कत नहीं है ना, जानते हो आप लोग, रिजल्ट्स भी आप जानते हो, है ना। रिजल्ट को अगर आप देखें तो देखो, एलिजिबिलिटी फॉर द सेकंड टायर एग्जाम ओनली, है ना। सेकंड में जाने के लिए पहला पास होना बहुत जरूरी है। द कैंडिडेट हु स्कोर 50 और मोर मार्क्स इन केस ऑफ अनरिजर्व कैंडिडेट, ये दे ही दिया है ना। मार्क्स शेल बी कंसिडर्ड एज पर नॉर्मलाइजेशन मेथड, नॉर्मलाइजेशन भी अपन को लगाना पड़ेगा अगर जो है आपकी शिफ्ट्स में अगर एग्जाम होता है। द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी फॉर सेकंड टायर एग्जामिनेशन शेल नॉट इन एनी केस बी लेस देन 50 मार्क्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब 50 से कम तो वैसे एलिजिबल नहीं है। मान लो अगर 10 बच्चों के ही 50 से ज्यादा है तो बस वही जाएंगे सीधे 2 के लिए और वही सेलेक्ट हो जाएंगे फिर, है ना। यानी 50 से ज्यादा तो आपको लाना ही है अनरिजर्व कैटेगरी वाले को, तो है ना, वो ये कहना चाह रहे हैं। The result of second tier examination will be considered for final selection, ठीक है, as per GSO3 dated, है ना, दे रखा है रूल्स। कट ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी 50 एंड अबव, वो आपके रूल्स ये दे रखे इसने, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले अपन तैयारी करेंगे उसके बाद ही जो है चीजें आपकी आएगी। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो, हाँ ये उस टाइम की बात है ना, जब आपको डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, है ना, उस टाइम जब आपको चाहिए होंगे तो डॉक्यूमेंट्स, वो तो तब की बात है जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया जो कि आपके नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज में लिया जाएगा, ठीक है। ये डिक्लेरेशन वगैरह है तो इनकी अभी नीड नहीं है, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ गई होगी, तो जिन्होंने फॉर्म अभी फिल नहीं किया है फॉर्म को फिल करें और काफी बढ़िया से तैयारी करें, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे भी तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और निम्बस लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल भी जाएंगे बच्चों, ठीक है, चाहे टेक्निकल हो चाहे
नॉन टेक्निकल। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। ये है फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.